नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम आपके लिए एक नए विषय पर एक वीडियो लाते हैं, तो आज फिर से हम आ चुके हैं आपके साथ मिलकर। जो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे आपके द्वारा, आपके साथ जो हम जानकारी साझा करेंगे वह जानकारी प्रगतिवादी कवि नागार्जुन के संपूर्ण जीवन परिचय पर आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो सभी से अनुरोध है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जानकारी का लाभ प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रगतिवादी नागार्जुन, तो पहले हम इनके जीवन परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। तो नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि व लेखक हैं। नागार्जुन जो हैं वो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि व लेखक हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था और उनका उपनाम यात्री था। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि 1945 ईस्वी में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया और शून्यवाद के क्षेत्र में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो जो नागार्जुन थे वह प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे और इनका जन्म जो है 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका उपनाम यात्री था। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि 1945 में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया और शून्यवाद के क्षेत्र में नागार्जुन का जो है विशेष नाम है। यानी शून्यवाद जो है उसमें नागार्जुन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और जहाँ भी शून्यवाद का नाम आता है वहाँ पर नागार्जुन का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। और इनका जो असली नाम था वह वैद्यनाथ मिश्र था दोस्तों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है क्या कि नागार्जुन जो थे वो प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे और उनका जन्म जो है 30 जून 1911 में हुआ था और इनका उपनाम यात्री था और इनका असली नाम जो है वह वैद्यनाथ मिश्र था दोस्तों। 1945 ईस्वी में यह हिंदी क्षेत्र में आए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की हैं। यानी हिंदी साहित्य में जो है वह नागार्जुन के नाम से रचनाएं की हैं और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से उन्होंने रचनाएं की हैं दोस्तों। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आपको याद रखना है क्या कि हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन नाम से रचनाएं की और मैथिली में यात्री नाम से उन्होंने रचनाएं लिखी दोस्तों। आगे चलेंगे। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाला बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बंगला में कविता लिखने लगा था। यानी परंपरागत प्राचीन पद्धति से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बंगला में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। आगे चलेंगे। मैथिली भाषा में लिखे गए आपके काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ, जो इनका मैथिली भाषा में जो लिखा गया इनका काव्य संग्रह है वह पत्रहीन नग्न गाछ है, जो कि एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और इसी के लिखने के जब इन्होंने ये पत्रहीन नग्न गाछ की रचना की तो इस पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को ख्वाजा
सराय दरभंगा बिहार में इनका स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। तो हिंदी साहित्य में नागार्जुन ने संस्कृत, मैथिली, बंगला आदि भाषाओं में कविताएं लिखी हैं और मैथिली भाषा में जो लिखा गया इनका काव्य संग्रह है वह पत्रहीन नग्न गाछ है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और फिर इनकी मृत्यु हो गई 5 नवंबर सन 1998 ईस्वी को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में इनका स्वर्गवास हो गया था दोस्तों। फिर हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं, ऐसी मान्यता है। हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं, ऐसी मान्यता है। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषाएं हिंदी और मैथिली ही रही हैं। मैथिली इनकी मातृभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सामने आती है। इनकी मैथिली से अधिक हिंदी रचनाएं अधिक प्रकाशित हुई हैं। अकाल और उसके बाद की कविता में नागार्जुन की करुणा साधना दुर्भिक्ष के दर्द से बहुत आगे तक लगती हैं। फटेहाली महज कोई बौद्धिक प्रदर्शन है, इस पथ को प्रशस्त करने का भी मैथिली श्रेय यात्री जी को ही जाता है दोस्तों। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। चलिए दूसरा जो पैराग्राफ है इस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं, ऐसी मान्यता है और उनकी प्रमुख रचनाएं भाषाएं हिंदी और मैथिली में ही रही हैं। मैथिली इनकी मातृभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सामने आती है। इनकी मैथिली से अधिक हिंदी रचनाएं अधिक प्रकाशित हुई। ठीक है, इनकी जो मैथिली रचनाएं हैं उनसे अधिक जो रचनाएं हैं हिंदी की वह प्रकाशित हुई और अकाल और उसके बाद की कविता में नागार्जुन की करुणा साधना दुर्भिक्ष के दर्द से बहुत आगे तक लगती है। फटेहाली महज कोई बौद्धिक प्रदर्शन है, इस पथ को प्रशस्त करने का भी मैथिली श्रेय यात्री जी को ही जाता है। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं और अपने नोट्स में लिखते रहना है दोस्तों, और यह आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं इनकी काव्य कृतियों के बारे में। नागार्जुन की काव्य कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली जो इनकी रचना है युगधारा, जिसकी रचना 1956 ईस्वी में हुई दोस्तों। पहली जो रचना है युगधारा उसकी रचना 1956 ईस्वी में हुई और नंबर दूसरी है खिचड़ी, जिसकी रचना 1980 में की गई। नंबर 3 है विप्लव देखा हमने। विप्लव देखा हमने 1980 में इसकी भी रचना की। और नंबर 4 है प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें जो कि 1962 ईस्वी में नागार्जुन ने लिखी। और नंबर 5 है इस गुब्बारे की छाया में। इस गुब्बारे की छाया में 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोस्तों। नंबर 6 है सतरंगे पंखों वाली, यह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और नंबर 7 है पत्रहीन नग्न गाछ। और नंबर 8 है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि काव्य कृतियाँ प्रमुख हैं। तो यह सारी इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं आपको याद रखनी है। तो पहली कौन सी है युगधारा 1956 में प्रकाशित हुई। 1980 में खिचड़ी प्रकाशित हुई और 1980 में ही विप्लव देखा हमने 1980 में प्रकाशित हुई। और 1962 में प्यासी पथराई आँखें 1962 में प्रकाशित हुई। और 1990 में इस गुब्बारे की छाया में 1990 में प्रकाशित हुई। और 1959 में सतरंगे पंखों वाली। और 7 है पत्रहीन नग्न गाछ। और नंबर 8 है मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो यह सारे इनकी काव्य कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं। और कौन सी रचना का कालखंड या कौन सी रचना कौन से सन में लिखी गई, यह सारी जानकारियाँ आपके द्वारा साझा
की हैं, तो आपको यह सारी जानकारी प्राप्त करके इनको याद करना है और अपने नोट्स बुक में लिखना है दोस्तों, क्योंकि बिना लिखे आपको यह याद नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1911 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 1911 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह केदारनाथ अग्रवाल पैदा हुए थे। यानी शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन जो है वह 1911 ईस्वी में ही प्रकाशित हुए थे, तो इसलिए 1911 महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके संघर्ष और क्रियाकलापों और उपलब्धियों के कारण 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण बनी। इन्होंने गरीबों, जन्म देने वाली माँ और मजदूरों के बारे में लिखा। लोक भाषा के उत्सव में वह गए और काव्य भाषा अर्जित की। लोक भाषा के कारण इनकी कविताएं अन्य कवियों से अलग हैं। नागार्जुन ने काव्य के साथ साथ गद्य में भी रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने अनेक हिंदी उपन्यास, एक मैथिली उपन्यास तथा संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुदित ग्रंथ भी इनके जो हैं प्रकाशित हुए हैं। काव्य जगत को 1 दर्जन काव्य संग्रह और 2 खंडकाव्य, 2 मैथिली कविता संग्रह तथा 1 संस्कृत काव्य के रूप में प्रदान की। इनकी प्रकाशित कृतियों में पहला वर्ग उपन्यास का है। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है क्या कि 19,911 ईस्वी इसमें टाइप करते हुए गलत हो गया है दोस्तों, तो इसको सही कर लेना आप। यह 1911 ईस्वी है, ठीक है, 1911 ईस्वी है, तो इसको आप याद कर लेना, ध्यान कर लेना, ठीक है, सही कर लेना आप इसको। वर्ष 1911 ईस्वी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ था, ठीक है। उनके संघर्ष और क्रियाकलापों और उपलब्धियों के कारण ही जो है 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबों, जन्म देने वाली माँ और मजदूरों के बारे में लिखा है। और लोक भाषा के उत्सव में वह गए और काव्य भाषा अर्जित की। लोक भाषा के कारण इनकी कविताएं अन्य कवियों से अलग हैं। किसके कारण? लोक भाषा के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वह अन्य कवियों से अलग हैं। और इन्होंने अनेक हिंदी उपन्यास, एक मैथिली उपन्यास तथा संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुदित ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। काव्य जगत को 1 दर्जन काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 2 मैथिली कविता संग्रह और 1 संस्कृत काव्य के रूप में इन्होंने प्रदान की। इनकी प्रकाशित कृतियों में पहला वर्ग जो है वो उपन्यास का है, तो यह आपको याद रखना है। सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चलिए अब इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी जो कविताएं हैं, पहली जो कविता है अपने खेतों में, पहली कविता है अपने खेतों में 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई अपने खेतों में, ठीक है। फिर है 1956 में युगधारा प्रकाशित हुई और 1959 में सतरंगे पंखों वाली और 1975 में तालाब की मछलियाँ, 1975 में तालाब की मछलियाँ और 1980 में खिचड़ी। ये जो नंबर 5 की रचना है खिचड़ी 1980, सतरंगे पंखों वाली नंबर 3 1959, युगधारा 1956, यह सारी रचनाएं जो हैं कविताएं हैं, यह हमने पीछे भी इनकी चर्चा की थी, तो यह भी आपको याद रखना है। फिर नंबर 6 है हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, यह 1981 में प्रकाशित हुई। फिर है पुरानी जूतियों का कोरस, पुरानी जूतियों का कोरस, यह 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर नंबर 8 है आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, तो यह 1986 ईस्वी में
प्रकाशित हुई, तो यह आपको याद रखना है। और नंबर 8 है इस गुब्बारे की छाया में, जिसकी चर्चा भी हमने पीछे की थी, 1990 में प्रकाशित हुई। इस गुब्बारे की छाया में 1980 में प्रकाशित हुई। नंबर 9 है रत्नगर्भ, जिसकी रचना 1984 ईस्वी में हुई। नंबर 10 है ओम मंत्र। फिर है नंबर 11 भूल जाओ पुराने सपने। नंबर 11 है भूल जाओ पुराने सपने। नंबर 10 ओम मंत्र। नंबर 9 रत्नगर्भ 1984। और 8 नंबर है इस गुब्बारे की छाया में 1990। फिर आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। हजार हजार बाहों वाली 1981। खिचड़ी 1980। तालाब की मछलियाँ 1975। सतरंगे पंखों वाली 1959। युगधारा 1956। अपने खेतों में 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई दोस्तों। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है, सारी कविताएं आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और यह सारी ही परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और जिसमें हिंदी का सिलेबस रहेगा उसमें यह सारी बातें ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो आपको यह याद रखना है, अपने नोट्स में लिखना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और अगले बिंदु में हम इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए इनके उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो इनका उपन्यास है रतिनाथ की चाची। पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची। और दूसरा उपन्यास है इनका बलचनामा। दूसरा जो उपन्यास है बलचनामा। और नंबर तीसरा है बाबा बटेश्वर नाथ। जो तीसरी जो इनका उपन्यास है तीसरा बाबा बटेश्वर नाथ। और नंबर 4 है नई पौध। और नंबर 5 का जो उपन्यास है वरुण के बेटे। और नंबर 5 दुखमोचन। नंबर 6 उग्र तारा। नंबर 7 कुंभीपात। नंबर 8 पारो। और नंबर 9 आसमान में चांद तारे। आसमान में चांद तारे नंबर 9 है, आसमान में चांद तारे। तो पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची। ये जो 10 हैं, ये 5 नंबर है वरुण के बेटे और 5 ही नंबर पर दुखमोचन है। तो ये 2 जगह 5-5 हो गया है। तो ऐसे हम समझे तो यह 10 उपन्यास हैं और 10 के 10 ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ, नई पौध, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्र तारा, कुंभीपात, पारो, आसमान में चांद तारे। ये सारे जो 10 उपन्यास हैं बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इनका जो निबंध संग्रह है वह अनहीनम क्रियानामा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, तो आपको याद रख लेना है। आइए अब इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नागार्जुन को प्राप्त सम्मान व पुरस्कार। तो नागार्जुन को 1956 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार साहित्य से उनके ऐतिहासिक मैथिली रचना नग्न गाछ के लिए सन 1959 ईस्वी में नवाजा गया। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित भी किया गया था। तो 1965 ईस्वी में अकादमी पुरस्कार साहित्य से उनके ऐतिहासिक मैथिली ग्रंथ है नग्न गाछ, तो उसके ऊपर इनको 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में सम्मानित भी किया गया था। तो यह सारे
जो 2 इनके पुरस्कार हैं, सम्मान हैं, इनको याद रखना है। कौन कौन सा कि 1965 में अकादमी पुरस्कार साहित्य से सम्मानित किया गया, और 1959 ईस्वी में जो इनका ऐतिहासिक मैथिली जो ग्रंथ है नग्न गाछ, उस पर 1959 ईस्वी में 1969 ईस्वी में नवाजा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से, और उन्हें 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया था। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई हैं वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को, हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे दोस्तों, और हम आपके लिए नई से नई जानकारी प्राप्त करके आपके साथ उसको साझा करें। तो आज हम यहीं विराम देते हैं अपने अध्याय को, और फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।